बीरबल का रंग रूप। एक बार अकबर बादशाह ने अपने प्रिय दरबारियों बीरबल से पूछा, तुम इतने काले रंग के कैसे हो गए हो? बादशाह की बात में कुछ चिढ़ाने वाला फट भरा था। बीरबल ने कहा, जापान जहाँ आए ताल के यह खेतर बाड़ी का रहे थे, जो उन्होंने सब खेतर प्राणियों के सामने रख दी। सब लोगों ने अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उनमें से वस्तु चुन ली। जापान में बुद्धि विद्या ही लेता रहा है, रूप रंग की तरह ध्यान ही नहीं गया। इसके विपरीत आप मात्र रूप रंग ही लेते रह गए हो, आपका ध्यान बुद्धि एवं विद्या की तरह गया ही नहीं। इस प्रकार बीरबल ने यह बुद्धि किया कि वह बुद्धिमान है किंतु बदसूरत है। इसके विपरीत बादशाह खूबसूरत किंतु बेहोश है। चौथरा का चांद। अकबर बीरबल निकले यात्रा पर। किनारे रुके वह वहाँ के नवाब के बनाकर मेहमान 2 दिन रुके वहाँ दोनों को अपनी खातिरदारी। फिर आई वापसी। लौटने की बारी। नंबर ने बीरबल को जाना चतुर सुजान किया। इस ठेठा सा सवाल उन्होंने पूछा, मेरे यह सवाल का जवाब दे दोगे? आपने शहंशाह और मेरी तस्वीर एक साथ कैसे लगाई? बीरबल थोड़ा सोचों में पड़ गया। फिर उनकी अलग की ताली खुद गई। बीरबल ने दिया जवाब, आप दोनों ही चाँद से जाना। मैं शहंशाह के चौथरा का चाँद तो आप भी पूछ चाँद। जवाब सुनकर इंसान ने नवाब बेहद खुदा हो गए, लेकिन अकबर के समय कुछ न बोले, मुस्कुराते हो गए। रास्ते भर अकबर रहे बीरबल से बेहद साफ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उसका फलसाफ। अकबर की नाराजगी को बीरबल तड़प गया, क्योंकि वह शहंशाह सभा कारण भी जान गया। बोले, महाराज, आप कुछ सोच रहे हो, मन ही मन में मुझे कोस रहे हो, पर मैं बताता हूँ आपको सच। आपकी तस्वीर के बारे में ही सोचता हूँ मैं। बस उनको कहा। मैंने पूछा, चाँद जो धीरे धीरे घटने लगा है श्रीमान, पर आपको बताया चौथरा ये चाँद जो हर रात बढ़ता है, वह बढ़ता है जिसका मन आप तो बढ़ाते ही जाओगे और जगह जगह अपना मकान बनाएंगे। अब कहते तो सही, मैं कौन ही गलत बात कही? बीरबल की बात सुनकर अकबर मुस्कुराते दिया। एक बार फिर बीरबल मूर्खों से मिले बुद्धि। सम्राट अकबर कभी जरूरत के सभी मनोरंजन के लिए बीरबल से कठिन प्रश्न करता। एक दिन बादशाह ने पूछा, तुम्हें दक्षिणापूर्व कहाँ है मिलेगी? बीरबल, जापान। यह मुझे मूर्ख से मिले हैं। प्रश्न कितना सरल, उत्तर उनका ज्यादा उलझना और चक्कर में डालने वाला। हैरान करने वाला। मूर्ख के पास तो बुद्धि होती ही नहीं है, बुद्धि होती है वो मूर्ख क्या कहलाता है। और जो चीज़ जिसके पास में नहीं है उसे वो कैसे दूसरे को दे सकते हैं? अतः अकबर से रहा नहीं गया। बादशाह अकबर ने पूछा, मूर्ख से? बीरबल, हाँ, मूर्ख से। जिस आचरण और व्यवस्था के कारण आदमी मूर्ख कहलाता
से बचता रहा। इसके में बुद्धिमान बनने का रास्ता साफ होता गया है। एक दिन दो मालिक अकबर बादशाह दरबार लगा रहा बैठे थे। तभी घबराओ कि सब नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मालामाल ले गए। और व्यक्तियों का कहना था कि वो ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर घबरा और केसर के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते हैं और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखते जाते हैं। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक घबरा है क्योंकि घबरा और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदारी को पैसे देते हैं। अंत में अकबर हार का अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल से सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मालते की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें कोर्स के साथ मालामाल साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठ। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग-अलग घबरा और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद चुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचता व्यक्ति बताता है कि आप आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात ग्राहक बाकी हुए आम चुकाने की समस्या में। आज जहाँ तक देख लीजिए, यहाँ खराब देता है। वस्तु केशव हार पर नहीं होता है, पर केशव के घर आते ही उनकी पत्नी एक सवाल केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ, सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे ही बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है। पता नहीं है हम मिलेंगे कि नहीं। अब खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। वैसे ही चोरों के पास तो आजकल आदेश भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठ समाचार पहुंचाने वाले व्यक्ति की सफाई की यह बात सुनकर बीरबल को बात देता है। घबरा के घर पहुंच व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति बाकी हुए आम चुकाने की फैसला में है। आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त घबरा अपने घर पर नहीं होता है, पर घबरा के घर आते ही उसकी पत्नी ने खबर रखवाले को सुनाती है।
पूरक बराबर देता है। तब फेनर लाठी उठता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी को आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा ले, फिर जाना। घबरा जवाब देता है कि खाना भगा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर सागा दौड़ा हुआ पेड़ के पास चला गया था। आदेश अनुसार झूठा सच्चा पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल का सारी बात बता लेता है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किस हुए परीक्षण का वृत्तांत बादशाह अकबर को सुना देता है, जिससे भेजे गए दोनों व्यक्ति गंभीर देते हैं। अकबर घायल को आम के पेड़ का मालिक घोषणा करते हैं और केशव को पेड़ के झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्ण चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच यह है तो जो व्यक्ति परिश्रम कर ले, अपनी किसी वस्तु का संपादन का जल्दा करता है और उसी की परवाह अधिक होती है। सोमकाशी सर्दियों के दिन में अकबर का दरबार लगा हुआ था। तब फासाद के राजा का भेजा एक दूत दरबार में उपस्थित हुआ। राजा को नीचे दिखाई देने के लिए फासाद ने राजा ने मौका की पनाह शेर का एक बुलंद बनवाया था और उस पिंजरे में बंद कर दूत के हाथों अकबर को भिजवाया और उन्हें चुनौती दी और इस शेर को पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल कर दिखाई। बीरबल को अनुपस्थितियों के कारण अकबर सोच पड़ गया कि अकबर इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अकबर ने सोचा कि अकबर दी हुई चेतावनी पर नहीं की गई तो जगह हासिल होगी। इतने में ही प्रबल चतुर ज्ञान गुणवान बीरबल आ गया और उन्होंने माल हाथ में ले लिया। बीरबल ने गरम सैया गरवाया और पिंजरे के गेट मुख के शेर को पिंजरे में ही पिछाया डाल देते हैं। मौका पिखाना कर बाहर निकल गया। अकबर अपने सलाहकारी बीरबल की इस चतुराई से काफी प्रसन्न हुए और सफाई के राजा ने फिर भी अकबर को चेतावनी सुना दी। ब्राह्मण चोर और दानव की कथा। एक गांव में एक दृष्ट नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्तु की भी नहीं थी। एक बार किसी जापान में ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण की उसने भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास के ही तेल अनाज मंगाकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे इस दोनों बैलों को मोटी ताजी हो गई। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच
आवाज आ गई उनकी चोरी करके दोनों बैलों को भाग ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला जाता तो रास्ते में उसको लंबे-लंबे दांतों, लाल आंखों, फूंसी बालों को उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसने देखकर चोर ने डरते-डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्राह्मण राक्षस हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर में बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मैं पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर भूख मिटा करना। दोनों एक ही मार्ग पर यत रहे चले, साथ-साथ चले। समय को दोनों छिपाए ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण की सोलहराई होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यूकुल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूँगा, अपना काम कर लूँगा। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटकर हो गया और ब्राह्मण जग पड़ा तो अनास्त हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊँगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया तो और जाकर उसकी रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूँगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों की इस तरह की कह सुनी और हो रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसने जाकर जगा हुआ देखा। चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने के लिए आया। इसके हाथ में तेरी रक्षा कर दे। राक्षस बोला, ब्राह्मण, चोर तेरी बैलों को चुराने आया, मैंने तुम्हें बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। पलटे उठकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। हाथी और चतुर खरगोश। एक वन में चतुर्दंती नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। वर्षों तक घना सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सब झील, ताल खूब सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने निकलकर अपने गजराज चतुर्दंतियों को कहा कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे से मर गए, जो शेष है मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंती ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह तालाब गरबा के जाल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चलो। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहाँ पहुँचे। तालाब में पानी दिन भर पानी खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला।
तालाब के चारों ओर खरगोशों की अनगिनती बिलों से जमीन बोई हो गई है। हाथियों के पैरों से भी सब बिल टूट फूट गया। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचल गए। किसी की गर्दन टूट गई तो किसी का पैर टूट गया। बहुत से मर गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले अच्छे विचक्षण लुहाना खरगोश ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की समृद्धि में दुख प्रकट किया गया था। भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास आमतौर कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करते थे और उनके बिल को अपने पैरों से सौदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोश का बसान हो जाएगा। हाथी का स्वभाव भी इतना भयंकर है जितना सांप का घोंसला, राजा का आश्रम और मानिकी का कमरा। इस संकट से बचने का उपाय सोचते एक दिन सुझाव रखा, हम सब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। प्रकृति परित्याग है श्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोश ने कहा, हम तो अपने पितामह को भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ देर उपाय सुझाया कि खरगोश की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दल पत्ती के पास भेजा जाए। वहाँ उसकी यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसी हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमस्ती तीनों खरगोश की बात को वह मान जाएंगे। बहुत विचार के बाद लंबी करण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबा करण के भी तालाब के रास्ते में एक ऊंची टील पर बैठ गया और जब हाथियों को जुटा वहाँ आया तो वह बोला, है तालाब चांद का अपना तालाब है, मत आया गजराज तू कौन है? लंबा करण में चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चांद ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्रमा का तुम संदेश लगा रहे हो वो इस समय कहाँ है? लंबे तालाब के इस समय वह तालाब में ही कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज भी खरगोश की विनती सुनकर ये आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। महाराज का जैसे ही तुम मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन प्राणियों को करके वापस चला जाऊँ। लंबे वाले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ी रही थी। गजराज ने उसे चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। कौवा और उल्लू का युद्ध। दक्षिण देश में महिला
सोप्र एक नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसके घने पत्तों के ढकी शाखाओं पर परीक्षा के घोंसले बने हुए थे। उन्होंने कुछ घोंसले में कौआ के बहुत से परिवार रहते थे। कौए का राजा वायसराज मेघवर्ण के भी वहीं रहता था। वहाँ उनके अपने दल के लिए एक बेहोश सा बना लिया था। उसने कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लू का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वर्ग वैसे था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वह कोई एक दुकान कौआ मिल जाता था तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसे सैकड़ों कौए मार दिए। जब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाया, उससे उल्लूराज के प्रभाव से बचने के उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाइयाँ यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ है छिपे हैं। हम उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं है। समझ नहीं आता कि इस समय समधिर बुद्धि या आश्रम दीर्घभाववादी उपयोग में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ण ने उज्जयी नाम के प्रधान सचिव से प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, बालबन शत्रु के युद्ध नहीं करना चाहिए। उसमें तो समधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। सामने वाले शत्रु से भी पहले संधान करके कछुओं की तरह बढ़कर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। सबके बाद संजीव नाम के तीसरे से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अंतरिक्ष द्वारा गर्म होने के बाद भी आने को बुझा ही देता है। विशेषताएं क्रोध, अतिमात्र, लोभी और धर्म सहित से तो कभी भी संधि न करें। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने के उपयोग शत्रुता की अगर और भी भड़क जाती, वह और भी क्रुद्ध हो जाता तो जिस शत्रु की हम आसानी की लड़ाई न लड़ सके, उसे छलवार द्वारा हारना चाहते हैं, किंतु संधि नहीं करना चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुता के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के अनुसारों से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं है। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचेत अनुभवजीवियों से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने का हानि है। उसके लिए तो शत्रु में या नीति का विधान है। हमारे यहाँ किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता है। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता ही नहीं। वीरता का अभिमान करने को जो
हठपूर्वक युद्ध करता है, वह शत्रु की यह इच्छा पूरी करता है और वो अपने वंश का नाश करा लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर सचेत जीवों के प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी संपत्ति में तो अधिक विग्रह है और यानी तीसरे दोष में हमारे लिए समान नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृष्ट से बैठकर सबकी अच्छा उपयोग है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हमारा देता है, हाथी को भी पानी की खींच लेता है। वहीं यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाएगा। अपने दुर्ग के बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा यह सिपाही रात भर शस्त्र शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमारे अपने दुर्ग को दृष्ट बनाना चाहते हैं। अपने स्थान पर दृष्टता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबलों छोके भी उड़ा कर नहीं सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीव नाम के पंचाल सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संग्रह नीति की उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके हम शत्रुओं को हरा सकते हैं। अतः हमें यह ठहर कर किसी समस्त मित्र की सहायता ढूंढना चाहिए। यदि एक संग मित्र मिले तो अनेक छोटे मित्रों की सहायता भी हमें पक्ष को सवाल बना सकती है। छोटे तिनकों में गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पंचमे मंत्रियों से सलाह होने के बाद वायसराय मेघवर्ण अपने वशरथ सचिव स्थितिजीव के पास गया और प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे खुदा राय दिख रहे हैं, जुदा राय कर रहे हैं। आप उनकी सलाहों सुनकर हमें निष्ठा दीजिए। स्थितिजीव ने उत्तर दिया, बस सभी मंत्रियों अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक है। मंत्रीगण देव, आपने अपने समय सभी नीतियाँ अच्छी होती हैं, किंतु मेरी सम्मति तो तुम्हें देधिक भाव को विधिनीत का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधियों द्वारा शत्रु में अपना ये विश्राम पैदा कर रहे, किंतु शत्रु का प्रश्नाम कर रहे शत्रु बनने की बुद्धि की तैयारी करते हैं। तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर देते हैं। सवेरे काल में हम शत्रु के निर्बल स्थानों का पता लगाते रहना चाहिए। उसमें परिस्थितियाँ होने के बाद वही आक्रमण कर देता उचित है। मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निस्संदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थान किस तरह देखा गया? स्थितिजीव गुप्तचरों द्वारा हम शत्रु के निर्बल स्थान की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राज की आँख का काम देता है और हमें छल द्वारा शत्रु को विजय पानी चाहिए। मेघवर्ण आप जैसा आदेश करोगे वैसा ही करूँगा। स्थितिजीव, अच्छी बात है। मैं स्वयं
गुप्त गुफा का काम कराऊंगा। तुम मुझे लड़कर मेरी लाहौं लोहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वाद सब पृथ्वी रिष्ट मुक्त परिवर्तन पर चल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ति को विश्वास पत्र बनाकर उन्हें इस वृक्ष पर बनाने वाले दुर्ग की मैं बस लूँगा और अवसर आकर उन सब का नाश कर दूँगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाओ। मेघवर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे के कौवा जब उसकी सहायता को आया तो उसने उन्हें दूसरे करने के इसका दर्द है मैं स्वादती अलग अपनी चोरी के प्रभाव से घायल करके वहाँ स्थित जीवों को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित दृष्टि बर्तन पर चला गया। तब उल्लू की नृत्य कीर्तियाँ में वर्णन भागने और अत्यंत स्थिति जीव से लड़ाई होने के बाद उल्लूराज ने कहा कि उल्लूराज ने भी रात आने से दल बल समेत पीपल के वृक्ष को आग्रह कर दिया। इसने सोचा भक्तिहीन शत्रुओं को नष्ट करना अधिक सहाय होता है। पीपल के वृक्ष को घेरकर शेष रहा है सभी कौवे को मार दिया है। अभी उल्लूराज की सेना भागी हुई कौवे का पीछा करने की सोच रही थी कि यह स्थिति जीव कारा कहना शुरू कर दिया। उसने सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू मारने को झपटे। तब स्थिति जीवों ने कहा इसके पूर्व कि तुम मुझे जान लो मार डालोगे मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मुझे राजा तुम्हारे राजा की बहुत ही बात कहना चाहता हूँ। उससे मेरी भेंट करवा देना। सब उल्लुओं ने उल्लूराज से यह बात कही। उल्लूराज सोच हो गया। स्थिति जीवों को देखकर वह आश्चर्य से बोला तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिति जीवों की बात यह हुई कि दुष्ट मेघवत आपके ऊपर सोना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वो बहुत बलशाली है उनकी युद्ध मत करो उन्हें सुलह कर दो। बलशाली शत्रु के साथ भी करना ही उचित है। इसे सब कुछ देख वे वहाँ अपने प्राणों की रक्षा तो कर सकते हैं देता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण को समझ कि आपका हित चिंतक हूँ इसलिए वहाँ मुझे पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी से आपकी शरण आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकलूंगा और उसके सर्वनाश के अपना सहायक बनाऊंगा। स्थिति राज को बताया। उल्लूराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास वे 5 मंत्री थे शत्रु क्रोधी वृक्षनाश कारण थे। उसने शत्रु से पूछा इस शरणागत शत्रु मुक्ति के साथ
कौन सा व्यवहार किया जाए। शत्रुछाया ने कहा कि इस अविलंब मार दिया जाए। शत्रुओं को निर्बल आवश्यक ही देना चाहिए, अन्यथा बल देने के बाद वही दुर्बल हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटा कर जुड़ हुई पृथ्वी इसलिए कि अतिशय प्रसन्नता भी बढ़ नहीं सकती। शत्रु राक्षस ने सलाह लेने के बाद उल्लू राज ने दूसरे मंत्री क्रूरक्षक से सलाह ली। वह स्त्री जीवों को क्या किया जाए। क्रूर ने कहा, महाराज, मेरी राय है शरणागत की हत्या पाप है। क्रूरक्ष के बाद अतिमंदन की दीक्षा से प्रश्न किया। दीक्षक ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने विक्रमनाश से प्रश्न किया। विक्रमनाश ने भी कहा कि हम इस शरणागत शत्रु का हत्या नहीं करना चाहते। इस बार शत्रु हित का कार्य कर देते हैं। आपसे ही जब उनका विवाद हुआ तो जो एक शत्रु दूसरे शत्रु को नष्ट कर देते हैं। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्लवगोत्थ से पूछा, सचेत तुम क्या समझते हो। पिरकागर्द ने कहा, ये शरणागत व्यक्ति अवधूत हैं। अब अपने परिस्थितियों के मार्गों की रक्षा करना चाहिए। अरिमर्दन ने भी पिरकागर्द की बात का समाधान करते हुए यह निश्चय किया कि स्थिति जीवों का हत्या न जाए। रक्त का उल्लूराज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिति राज ने मृत्यु की उल्लू का हित देखता है, अतः उन्होंने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लू वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्त की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लू राज ने सैनिकों की स्थिति जीवों को उनको सोया पर लेटा कर अपने प्राकृतिक दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्गा के पास पहुंचकर स्थिति राज उल्लूराज से निवेदन किया, महाराज, मुझे इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा हो आप मुझे जल्दी हुई आराम भी डाल दे। उल्लूराज ने कहा, ऐसा क्या कहते हो। स्थल जीवों स्वामी, अगर मैं जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाता, मैं चाहता हूँ कि मेरा भय सप्त आँख में नष्ट हो जाए तो मुझे भी उल्लू भुगत कहा जाए, तभी मैं उस पापी मेघवर्णन से बदला ले सकता हूँ। रक्त स्थायी जीवों का इस अंकडाल भारी चालों को समझ रहा है। उन्होंने कहा, स्थिति जीवों की बड़ा चतुर और गुण है। जानता हूँ कि उल्लू बना भी तो कौवा का ही हित सोचेगा। उल्लू के
आज्ञानुसार सैनिक स्थितियों को अपनी दुर्गा के ले गए। दुर्गा के द्वार पहुँच गए पर लूलूराज अरविंद ने अपनी स्त्रियों से कहा कि स्थितियों वही स्थान पर जहाँ रुख रखना चाहिए। इस तरह जीव ने सोचा कि उसे दुर्गा के द्वार पर ही रहना चाहिए जिसमें दुर्गा से बाहर जाने का अवसर मिल रहा है। यही सोच उसकी लूलूराज से कहा, देव आपने मुझे अंदर देखा बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्गा के द्वार पर ही राखिए। द्वार की जो धूलि आपके कदमों की पवित्र होगी उसे अपने मस्तक पर रखकर ही आपने जो सौभाग्य मांगा। लूलूराज की मीठी वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने शास्त्रियों को कहा कि इस क्षत्रिय जीवों को दुष्ट भोजन किया जाए। प्रतिदिन इस अद्भुत को दुष्ट भोजन खाते खाते स्थित जीव थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटाऊ बलवान हो गए हैं। रक्त ने जब स्थित जीवों को हृष्ट होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यह सब मूर्खों के लिए। मंत्रियों ने अपनी मूर्खता भरी व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह ही स्थितियों को मार पिलाकर मोटा कर देते रहे। रक्त ने यह देखकर अपने पक्ष में शास्त्रियों को कहा कि अब कहाँ इस नहीं ठहरना चाहते। हम किसी दूसरे बर्तन की गर्दन में अपना दुर्गा बन लेते हैं। फिर रक्त ने अपनी स्त्रियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपरीत हो पास बुलाया है। उसी दिन परिवार समेत रक्त वहाँ से दूर किसी भक्त कंदर में चला गया। रक्त के विवाद होने पर स्थिति बहुत प्रसन्न हो गई। सोचने लगे, अच्छा ही हुआ रक्त चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों को अकेला वहीं चतुर दर्शकों था। रक्त के जाने के बाद स्थित जीवों ने उल्लुओं की नाश की तैयारी पूरे जोर से शुरू करवाई। छोटे लड़कियों चुनकर वहाँ बर्तन की गुफा में चारों ओर रखने लगे। जब पवित्रता लकड़ियों एकता हो गई तो वह एक दिन सूर्य से प्रश्न में उल्लू ने आंधी होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र ने शत्रु को जलाकर भस्म कर देना पूरी योजना तैयार करवा ली। तुम भी अपने जोड़ों में एक जल्दी लकड़ी लेकर उल्लूराज की दुर्गा चारों ओर फैला दो। दुर्गा जलकर राख हो जाएगी। शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएंगे। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थित जीवों से कहा, महाराज कुशल क्षेत्र में तो रहे, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। स्त्रियों जीवों ने कहा, बस यह समय बताते रहने का नहीं। यदि किसी शत्रु ने वहाँ जाकर मेरे यहाँ आने की
नेक सूचना दी थी तो बन बना खिल बिगड़ जाएगा, शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। तो काम शेर पिता से करने योग्य है, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। शत्रु कुल का नाश करके फिर शत्रु से बैठ कर बातें करो। मेघ वरण की भी ये बात मान ली कौवे सब अपनी चोरी का एक एक जल्दी हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्गा की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्गा के चारों ओर फैला दी। उल्लू के घर जलकर राख हो गया और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं के वंशनाश करके मेघवर्ण वैसराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गए। विजय के उपलक्ष्य में साथ बुलाया गए स्थिति जीवों को बहुत सारा पुकारा देता। मेघवर्ण ने इससे पूछा, महाराज आपने इतने दिन शत्रु से दुर्गा में किस प्रकार व्यतीत किया है? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकट पवित्र है, हर समय प्राण गले में अटके रहते थे। स्थिति जीवों ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक की अपनी तप्त रश्मियों की आत्मिक फल का इतना विश्वास होता है कि वह दक्षिणी कष्टों की चिंता नहीं करता है। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी होकर राज के मंत्री महामूर्ख एक भक्त ही बुद्धिमान था, वह भी उनके छोड़ गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का। कहा, शत्रु के बीच विचार वाले गुप्तचर को आप मना करके चिंता छोड़िए ही पड़ेगी। वह केवल अपने राज का स्वरूप सोचता है। मन मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वर्ग साधन के लिए चिंताशील रहता है। वैसराज मेघवर्ण ने स्त्री जीवों को ध्यान देते हुए कहा, मित्र आप बड़े पुरुष थे और दूसरे दस्युओं को एक कार्य में प्रसन्न करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। सारे एक ही तरह के लोग हैं, नीच चमक प्रकृति के भी हो, जो विद्युत भर में किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते हैं, माध्यम में भी जो उच्च भर से काम को बीच में छोड़ देते हैं किंतु उत्कृष्ट वही हो जाते हैं। सैकड़ों बिछड़ों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ना आपने मेरी शत्रुता का समूल नाश करवा के उत्तरकारी किया है। स्थिर जीवों ने उत्तर दिया, महाराज मैंने अपना धर्म पालन किया, देव ने आपका साथ दिया। पुरुष हृदय बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु देव अनुकूल न हो तो पुरुष राष्ट्र भी फलदायक नहीं होता है। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखना, राज्य दक्षिणी स्थानीय होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य दक्षिण में बनाते हैं, मिनटों रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आवाज़ दक्षिण जीव होते हैं। इसलिए राज्य के मध्य में अगर अन्यथा अनर्थ नहीं करना और धर्म से प्रजा का पालन करना, राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। इसके बाद स्थल जीवों की सहायता से
वर्ण बहुत वर्षों तक मुखपुर राज करता रहा। भाग बनाकर एक नगर में सोमेलिक नाम का गुजला रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहों मोटरशाही कपड़ों बुनती हुई धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमेलिक ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि को मालूम कपड़ा बुनने वाली जुलाहों में भी कितना धन वैभव सचित कर लिया है और मैं इतना सुंदर उदिष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन हो गया। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विशेष जय धन अर्जन करूँगा। सोमेलिक ने पत्नी से कहा, प्रियंत, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिश्र सुवस्त्र से अधिक नहीं है। धन की प्राप्ति होने को भी स्वदेश में ही हो जाती है, न होने तो हथेली में आ धन की नष्ट हो जाता है। अतः यही रहकर व्यवस्था करते रहे। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन भी वर्षों हो जाएगा। सोमेलिक भाग आरंभ की बात को कायर लोग कहते हैं। लक्ष्मी लोगों को बुरी स्थितियों से नश को ही प्राप्त होती है। सूर्य को भी अपने भोजन भी के लिए उल्लंघन करना पड़ता है। मैं भी उल्लंघन करूँगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। यह कहकर सोमेलिक बरधानपुर चला गया। वह 3 वर्षों से अपने कौशल से सोने की मोहरें लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ठहर गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताते सोते सकने आया कि 2 भयंकर आकृतियों पुरुष आसपास की बात कर रहे थे। एक दिन कहा, हे पुरुष, मुझे क्या मालूम नहीं है कि मोहिनी के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता। तब तुमने इसे मोहरे क्या की? दूसरा बोला, ये भाग में तो प्रकृत पुस्तकों को एक बार उसका फल दूंगा ही, उसे उसके पास रहने देगा या नहीं रहने देना ही अधीन है। सुबह के बाद सोमेलिक की नींद खुली तो देखा तो मोहरे का पत्ता खाली था। इतने कष्टों से सचित धन की इस तरह लोभ हो जाने से सोमेलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊं, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर बरधानपुर को ही वापिस आ गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर की में मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर रहा था कि फिर आधी रात में रात हो पड़ गई। तो इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चला ही आया। किंतु जल्दी उसने फिर उन दोनों पुरुषों और भागों को पहले की तरह बातचीत करते हुए सुना। भाग फिर वही बात कही है।
थे पुरुषों के, मुझे मालूम नहीं था। सुमैल के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं कर सकता हूँ, तब उसे तुम मोहरें क्या दी? पुरुषों ने वही उत्तर दिया, हे भाग, मैं तो प्रत्येक वैश्यावयु को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने की छीन ले। इस चीज के बाद सुमैल ने जब अपनी मोहरे वाली को गठरी दी तो वह मोहरें खाली थीं। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सुमैल का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष के टहलने से रस्सी बांधकर और लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगाया, उसे डगरी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था तो किसी ने आकर वारने हुआ, सुमैल, ऐसा दुख सहाय मत करो, मैंने ही तेरा धन चुराया था। तेरे भाग में भोजन वस्त्र मात्र ही अधिक धन का उपयोग नहीं लगा। वास्तव में धन सचने से अपनी शक्तियाँ नष्ट मत करना, घर जाकर मुँह से रख देना। साहस तो मैं चाहे तो एक वरदान मांग लूँ। मैं किसी इच्छा